गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और आज है 3 मई। तो हम डिस्कस करेंगे आज के अपने क्लास में 3 मई के करंट अफेयर को। ठीक है। और सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता है कि हम अपने डेली के मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की एक बात जो उन्होंने कही थी कि आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा। यानी अगर आपने कुछ एम अपना सोच रखा है तो कोई जादू नहीं होगा जिसकी वजह से वो आपको मिल जाएगा, है ना। आपको अपना लक्ष्य, आपका जो एम है उसको प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त करना पड़ेगा का मतलब उसके लिए जो भी मेहनत करनी है, जिस भी दिशा में आपको फोकस होना है, अपने मन को एकाग्र करना है, वो सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। कठिनाई से जूझना पड़ेगा, कठिनाइयों से परेशानियों से लड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ऐसी कोशिशों से, छोटी छोटी कोशिशों से एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी विचारधारा के साथ में पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से, बहुत खुश रहते हुए, सकारात्मक तरीके से मेहनत करते हुए हम अपनी सोच के साथ में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसको हम वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी जानते हैं, जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो इस बार की 2023 की थीम है अधिकारों के भविष्य को आकार देना। अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस विषय के साथ में मनाया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता, नाम से ही समझ में आ रहा है और पता भी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मतलब ही है कि पूरी दुनिया में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको कायम रखा जाए और जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता के फील्ड में लोगों को अवेयर करने के लिए अपनी जान को गंवाया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1993 में और पहली बार अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए एक बयान जारी करा था 3 मई 1991 को, जिस बयान को कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक। और इसके बाद से ही 1993 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने बोला कि 3 मई को पूरी दुनिया में विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस डे, फ्रीडम डे कब बना रहे हैं हम, 3 मई को बना रहे हैं। और इसकी थीम क्या है, तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एज द ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स के साथ में हम मना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए, एक जो शॉटगन में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। तो वर्ल्ड कप जीता है किसने, वर्ल्ड कप जीता गया है भारत के महराज अहमद खान और गनेमत सेखों के द्वारा। और इस शॉटगन वर्ल्ड कप का नाम क्या है, तो ISSF। कहाँ पर हुआ है, तो मिस्र के काहिरा में हुआ है ये। तो मिस्र के काहिरा में होने वाले इस इवेंट में जीत हासिल करी है भारत के निशानेबाज महराज अहमद खान और गनेमत सेखों ने। ठीक है। और 30 अप्रैल को ये जीत हासिल करी गई है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और भारतीय जोड़ी ने संयुक्त रूप से 150 जो स्कोर था उसमें से 143 स्कोर हासिल करा है। और इस इवेंट में इन्होंने किसे हराया है, तो मैक्सिकन लुइस राउल गैलार्डो ओलिव रोस और ग्रेबियला रोडिंग्स को हराया है और हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन विश्व कप में। मिराज अहमद खान and Ganemat Sekho win gold for India in ISSF Shotgun World Cup. ओके। देखिए, हम बात कर रहे हैं लिपजिंग बुक प्राइज 2023 के बारे में, जो दिया गया है रूसी कवित्री हैं मारिया स्टीपानोवा को। इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। क्या नाम है, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, इसके लिए दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि स्पेशली इसमें इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है और जो सत्ता की तरफ से होती है, समाज की तरफ से होती है, उस संवेदनशील मुद्दे पर इस कविता को लिखा है।
और साथ में इसके पहले 2021 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, द स्टालिनवाद और सोवियत संघ, है ना। इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, जो स्पेशली स्टालिनवाद और सोवियत संघ के पतन के विषयों पर था, है ना। तो जिसकी वजह से इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, अब ये बुकर पुरस्कार इनको 30 अप्रैल को प्रदान किया गया है। लिपजिंग पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था जर्मनी में, उस अवसर पर प्रदान किया गया है। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, यानी लिपजिंग रूसी कवित्री मारिया स्टेपानोवा के बारे में बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था मॉस्को में 1972 को। और ये एक तरीके से रूसी और यहूदी पोएट है, यानी कवियत्री हैं, नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी कड़ी आलोचक भी हैं। और इन्होंने जब रसिया का आक्रमण हुआ था यूक्रेन पर, तो इसका खुलकर इन्होंने विरोध करा था, और इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोला था कि उन्होंने बहुत अच्छा करा जो रूस की सेना का खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, अब लिपजिंग बुक पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशली ये यूरोप की संस्कृति को बताने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसको 3 श्रेणियों में अगर कोई लिखता है तब इसे प्रदान किया जाता है। वो 3 श्रेणियां क्या है? फिक्शन, नॉन फिक्शन और अनुवाद, ठीक है। और आपको बता दूं कि विजेता को नगद पुरस्कार दिया जाता है और साथ में ही कांस्य मूर्ति दी जाती है, यानी कि ब्रॉन्ज की एक मूर्ति प्रदान करी जाती है। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1994 में, और हर साल इसको जर्मनी में आयोजित किया जाता है। लिपजिंग पुस्तक मेला उसके दौरान दिया जाता है, और 1994 से ही प्रत्येक साल यानी प्रति वर्ष इसको प्रदान किया जाता है। देखिए, ब्रिटेन के किंग कौन है? तो चार्ल्स थर्ड है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा ही भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए लंदन में स्थित भारतीय विद्या भवन केंद्र के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है, कार्यकारी निदेशक है, जिनका नाम है डॉक्टर M.N. नंद कुमार। इनको मानद MBE से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर M.N. जो नंद कुमार हैं, वो लगभग 46 ईयर से भारतीय विद्या भवन केंद्र से जुड़े हुए हैं। पहले ये यहाँ पर संस्कृत के प्रोफेसर थे, और उसके बाद में अभी ये क्या बन गए हैं? वहाँ के निदेशक बने हुए हैं। ये स्पेशली जो MBE पुरस्कार है, ये स्पेशली उन विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में, ब्रिटेन में सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी सेवाओं को देते हैं, अच्छा काम करते हैं। देखिए, अगर इनके बर्थ प्लेस के बारे में बात करें, किसके बर्थ प्लेस के बारे में, तो डॉक्टर M.N. नंद कुमार के, तो ये भारत के कर्नाटका के मत्तूर विलेज में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद 1970 में इन्होंने भारतीय विद्या भवन केंद्र को ज्वाइन करा था एज संस्कृत टीचर, है ना। और उसके बाद इन्हें 1995 में इस संस्था का डायरेक्टर बना दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम कल परसों दोनों दिन पढ़ चुके हैं, और आज भी हमारे पास है, बट आज कुछ थोड़ी सी चेंज न्यूज़ है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तर आयरलैंड से मिलकर बनता है, ठीक है ना। यानी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उससे मिलकर ये बनता है। और स्पेशली हम लंदन के बारे में बात करें, तो लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है। दूसरी चीज यहाँ पर बकिंघम पैलेस, लंदन के टावर और ब्रिटिश संग्रहालय हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई कपल तलाक लेना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो जो है याचिका दायर करते हैं, उस पर सुनवाई होती है, और उसके बाद उनको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। 6 महीने तक ये बोला जाता है कि आप 6 महीने वेट करिए, देखिए हो सकता है कि आप दोबारा एक दूसरे के साथ रहने लगें। तो उस 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है तलाक होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसी के विषय में बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 142 है, यानी आर्टिकल 142 है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है, कोई कपल तलाक लेना चाहता है, तो उसमें सुधार करके उसको तुरंत 6 महीने का वेट न करा के उसको तुरंत तलाक दिया जा सकता है।
अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इस मामले पर 5 साल पहले यानी 29 जून 2016 को जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और आर भानुमति, ठीक है ना, इनकी एक खंडपीठ थी, जिन्होंने जिन्होंने अपनी याचिका को हस्तांतरित किया था 5 न्यायाधीशों की पीठ को, ठीक है ना, 2016 में। और इसके बाद से ही जो संवैधानिक पीठ थी उसने दलीलें सुनी थी इस विषय पर कि 6 महीने का जो वेट है वो न कराया जाए, जहां पर कंडीशन ज़्यादा खराब लगती है और हमें भी लगता है कि बिल्कुल रहने के लिए सही नहीं है दोनों का एक दूसरे का साथ, वहां पर डिसीजन तुरंत लिया जाए। तो इस विषय पर उन्होंने दलीलें सुनी थी और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था 29 सितंबर 2022 को, ठीक है ना। और इसी फैसले के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आर्टिकल 142 के तहत अगर कोई पेयर हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं और 6 महीने का वेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनको तुरंत तलाक दिया जा सकता है। ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। The matter was referred to a 5-judge bench nearly 5 years ago, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया है। तो आर्टिकल 142 empowers the apex court to pass such orders as may be necessary for doing complete justice in any matter pending before it। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि वो आर्टिकल 142 के तहत इस विषय पर तुरंत निर्णय ले सकता है बिना वेट कराए 6 महीने का। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब से ये एक्ट बना है उसके बाद से इसमें कई सारे परिवर्तन भी आए हैं। इस एक्ट में स्पेशली हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म से रिलेटेड जो विवाह होते हैं उनसे रिलेटेड बातें कही गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी विवाह से रिलेटेड जो भी नीतियां बनाई गई हैं, इसके अलावा अगर दोनों पेयर्स को तलाक लेना है, कोई परेशानी होती है तो उससे कैसे निपट सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं है, इन सभी बातों के बारे में इसमें लिखा गया है। साथ ही दहेज के विषय के बारे में भी है इसमें, और महिलाओं के प्रति जो व्यवहार हो रहा है या किसी व्यक्ति ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली है या कोई घरेलू हिंसा किया जा रहा है, क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, इन सभी विषयों के बारे में हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा गया है। और जैसा कि 1995 में यह अधिनियम बन गया था और इसके बाद से अभी तक कई सारे इसमें संशोधन भी हुए हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है और ये बोला है कि ये आतंक को फैला रहे थे। किस तरीके से? इन ऐप्स के माध्यम से जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का काम कर रहे थे। और इन 14 एप्लीकेशंस की लिस्ट यहाँ पर दी गई है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, चांगी, थ्रेमा, बीचैट, ब्रियर जैसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 39A के तहत इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 39A के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह अधिनियम कहता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी खतरा है किसी वेबसाइट से रिलेटेड, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो उसको भारतीय गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ब्लॉक कर सकती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि भारत ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को क्या करा था? ब्लॉक कर दिया था। The ban on these apps has been implemented under Section 69A of the Information Technology Act 2000, जिसके बारे में हमने बात करी, which empowers the government to block access to any website or mobile application that poses a threat to nation security or public order. Okay? आइए अब थोड़ा मैप के बारे में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर, और हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 31 अगस्त 2019 के पहले भारत का एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, और उसके बाद से यानी 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। एक बन गया था जम्मू और कश्मीर और दूसरा बन गया था लद्दाख।
तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी के बारे में बात करेंगे तो मई से अक्टूबर के बीच में श्रीनगर इसकी राजधानी रहती है और जम्मू इसकी राजधानी रहती है नवंबर से और अप्रैल के बीच में। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, जिसके बारे में हमने कई बार अपनी क्लास में डिस्कस करा है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कोटेश्वर सिंह है। देखिए, हम बात कर रहे राजनाथ सिंह के बारे में। कल भी हमने ये बात करा था कि वो 3 दिन की मालदीव की यात्रा पर गए हैं, तो वहां पर उन्होंने एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट मालदीव के रक्षा विभाग को सौंपा है, ठीक है। और यहाँ पर जो बात हो रही है स्पेशली समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड बात होगी, आतंकवाद, कट्टरता, समुद्री डकैती, इन सब विषयों पर बात करी जाएगी। 1 मई से लेकर 3 मई तक जो मालदीव की यात्रा पर गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। मालदीव के बारे में भी हमने कल बात करा था। जैसा कि आप सबको पता है कि मालदीव मैप में भी आप देख सकते हैं हिंद महासागर में स्थित है और आप देख सकते हैं इसकी राजधानी क्या है? माले है। यहाँ का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो मत्स्य पालन है। और साथ में ही राजधानी माले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, राजभाषा धिवेही जिसको मालदीवियन भी कहते हैं, और आधिकारिक धर्म यहाँ पर इस्लाम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोलकाता जो न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश चुना गया है न्यायमूर्ति टी.एस. शिव गगनानम को। शिव गगनानम को मुख्य न्यायाधीश चुना गया है कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, इसके पहले जो न्यायमूर्ति शिव गगनानम थे वो इसी अदालत में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। और 31 मार्च 2023 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये सेवारत थे इस न्यायालय में, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय में। और अब इनको सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निर्णय ले लिया है कि अब इन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, टी.एस. शिव गगनानम जी के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है अपना करियर 1986 से स्टार्ट करा था, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और अक्टूबर 2021 में इनका ट्रांसफर हो गया था कोलकाता हाई कोर्ट में, और तब से ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये रिटायर कब होंगे? तो ये रिटायर होंगे 15 सितंबर 2025 को। कोलकाता उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत, ठीक है ना। इसकी स्थापना कर दी गई थी और पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल और साथ में ही अंडमान और निकोबार राज्य दोनों के लिए एक न्यायालय के रूप में काम करता है। यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 72 न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वो अपने वास्तुकला के लिए भी फेमस है और कोलकाता नगर निगम के द्वारा संरक्षित भी है ये। और यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी क्लब मिलेगा जहाँ पर कानून से रिलेटेड बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की पुस्तकें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। हाँ, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आसियान भारत समुद्री अभ्यास के बारे में, जो 2 मई से स्टार्ट हो गया है और सिंगापुर के तट पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय नौसेना और जो आसियान नौसेना है उनके बीच में समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड संचालन के बारे में, समुद्री सुरक्षा को कैसे बनाए रखा जाए, इन सब विषयों पर इस अभ्यास को किया जाएगा। और इसके साथ साथ में भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेगी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भी भाग लेगी। अब इसके लिए भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और INS दिल्ली RADM गुरुचरण सिंह के साथ और साथ में ही फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि द फर्स्ट ASEAN India maritime exercise began in Singapore from 2 May, ओके। अच्छा, देखिए अभ्यास के चरण क्या होंगे? तो ये अभ्यास 2 चरणों में होगा। एक तो बंदरगाह चरण होगा जो चांगी नौसेना बेस पर आयोजित किया जाएगा और दूसरा है समुद्री चरण जिसको दक्षिणी चीन सागर वाला जो एरिया है वहां पर आयोजित किया जाएगा।
आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा दोनों ही आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गई हैं। और इसके लिए मैं बता दूं कि जो आईएनएस दिल्ली है वो भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है। और आईएनएस सतपुड़ा के बारे में बात करें तो ये स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। पता होना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली क्या है, हमें पता होना चाहिए। और साथ में जो आईएनएस सतपुड़ा है ये अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसर से लैस है ना। और ये दोनों कहाँ पर कमीशन किए गए हैं, तो ये विशाखापत्तनम का जो पूर्वी बेड़ा है वहां पर इनको रखा गया था। और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के संचालन कमान के अंतर्गत आते हैं। यानी जो पूर्वी नौसेना कमान का संचालन किया जाता है वो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अंतर्गत किया जाता है। देखिए हमारे जो शहरी और आवास और शहरी मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक एमओयू पर साइन किया है राइट्स के साथ में। और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चल रहा है। इसी के तहत ठोस अपशिष्ट और प्रयुक्त जल प्रबंधन में तेजी लाना, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से ये अपशिष्ट पदार्थ सही तरीके से व्यवस्थित किए जा सके और शहर की खूबसूरती भी बनी रहे। तो इन बातों को ही ध्यान में रखकर समझौता करा गया है, किसके साथ में, राइट्स के साथ में। हाँ जी, तो देखिए जो राइट्स है वो क्या करेगा, तो अंडर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट राइट्स विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ सीवेज एंड फेशल स्लज मैनेजमेंट। यानी एक टेक्निकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराएगा राइट्स इन मैनेजमेंट्स को देखने के लिए। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब करी गई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को करी गई थी। उसके पीछे का मोटिव क्या था कि पूरे भारत को, भारतीय समाज को स्वच्छता के बारे में बताना, अवेयर करना और चारों तरफ स्वच्छता दिखाई दे, स्वच्छता को मेंटेन करना, इन सब मोटिव के साथ में स्टार्ट किया गया था। और साथ में ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की स्टार्टिंग करी गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके पीछे का मोटिव ये था कि शहरों में जो कचरा है, चारों तरफ कचरा फैला रहता है, जल संरक्षण है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको किस तरीके से सुनियोजित करके सही तरीके से उसको व्यवस्थित किया जा सके। और इसके लिए ये भी बोला गया कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को संपूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाया जाएगा वहां पर। और इसके लिए इस पानी को स्टोर किया जाएगा, फिर फिल्टर किया जाएगा, ठीक है ना। जिसके तहत किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत फर्स्ट फेज में ये काम करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट न्यूज है बायजूस के बारे में। बायजू के बारे में जैसा कि हम सबको बड़े अच्छे से पता है, ऐड इसका आप डेली देखेंगे। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का एक सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बनकर उभर कर सामने आया है बायजू। उससे रिलेटेड न्यूज है। न्यूज ये है कि विदेशी मुद्रा के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ने बेंगलुरु में एडटेक फर्म बायजू से जुड़े 3 परिसरों की तलाशी ली है। और जब ये तलाशी ली गई तो इसमें कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद हुए हैं। और इसमें ये बताया गया ईडी के द्वारा कि 2011 से लेकर 2023 के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। किसको? इस बायजू को फेमा के द्वारा बताया गया है। फेमा क्या है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन मैनेजमेंट। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फेमा के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। जब इसने सर्च किया तो पाया कि 2011 और 2023 के बीच में इस कंपनी के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, और कितने का? 28,000 करोड़ का। और इवन यहाँ से भी इन्होंने भारत से भी विदेशों में पैसे भेजे हैं। और कितने करोड़ रुपए भेजे हैं? 9,754 करोड़ रुपए भेजे हैं। तो इसी की जांच के सिलसिले में ईडी मतलब क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है इसके जो
परिसर है, बायजू से रिलेटेड जो परिसर है उनकी तलाशी ली है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेमा के बारे में, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जिसको लाया गया था भारत में 1 जून 2000 को। और साथ में आपको बता दूं कि इसके पहले 2099 में ये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसको फेमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत स्पेशली जो सीमा पार व्यापार होता है, भुगतान होता है, उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी व्यवहार है, जो भी प्रोसेस है, उसके बारे में देख रेख करने का काम, विदेशी मुद्रा के लेन देन की जो प्रोसेस है उसके बारे में काम करता है फेमा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है ना, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है 180 दिनों का होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। आईआईटी मद्रास के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता है उन्होंने कंप्यूटेशनल टूल जिसका नाम रखा है जीबीएम ड्राइवर, क्या नाम रखा है, जीबीएम ड्राइवर, इसको विकसित करा है। अब ये टूल क्या काम करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये टूल देखिए जो हमारे मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में, हमारे मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर होते हैं उनका पता लगाने का काम करेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मस्तिष्क से रिलेटेड और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की जो शिकायत है और उससे रिलेटेड जो कैंसर की बीमारी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही इसके द्वारा जो ग्लियोब्लास्टोमा में ड्राइवर म्यूटेशन और पैसेंजर म्यूटेशन की पहचान करेगा, जिसकी वजह से ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है ना। तो ये जो पदार्थ है ग्लियोब्लास्टोमा, इसके म्यूटेशन के बारे में और पैसेंजर म्यूटेशन के बारे में पहचान करके हमें बताएगा, जिससे कि साइंस डेवलपमेंट हो पाएगी और इस रोग के इलाज में मदद मिल पाएगी। जापानी टेबल टेनिस स्टार हैं जिनका नाम है कसूमी इशिकावा, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 3 साल लगातार 3 ओलंपिक खेलों में महिला टीम में मेडल जीते हैं जापान के लिए। और सबसे पहले इन्होंने लंदन में 2012 में सिल्वर मेडल जीता था, और उसके बाद जापान को रियो 2016 में भी ब्रोंज मेडल जीत कर लाकर दिया था। टोक्यो 2020 में भी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। तो जापानीज टेबल टेनिस स्टार कसूमी इशिकावा हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, जिसकी आप पिक्स भी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास बाफ्टा से। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। ये स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है उन व्यक्तियों को जिन्होंने खेल, टेलीविजन, फिल्म में उत्कृष्ट और असाधारण अपना योगदान दिया है, इसके लिए, ठीक है। तो इस बार का जो बाफ्टा टीवी फेलोशिप है वो प्रदान किया गया है किसे, ब्रिटिश भारतीय है मीरा सियाल, उनको प्रदान किया जाएगा रॉयल फेस्टिवल हॉल में, जो 14 मई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है ना। यानी बाफ्टा जो है 14 मई को रॉयल फेस्टिवल हॉल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा बाफ्टा टीवी फेलोशिप का। किसको दिया जाएगा, तो मीरा सियाल को, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अभिनय किया है गुडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार्स एट एन 42। तो इसमें जो उन्होंने उत्कृष्ट अभिनय किया है, इस वजह से ही इन्हें बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया जा रहा है। ब्रिटिश इंडियन मीरा सियाल टू बी ऑनर्ड विद बाफ्टा टीवी फेलोशिप, ओके। देखिए कमांडर इन चीफ, 17वें नंबर के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाल लिया है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह की जगह लेंगे। अंडमान और निकोबार कमान के रूप में अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में, कितने नंबर, कौन से नंबर के, 17 नंबर के कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। अंडमान और निकोबार कमान के बारे में बात करें तो भारत की त्रिसेवा कमान है ये। त्रिसेवा कमान का मतलब क्या है, यहाँ पर सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच में तालमेल बिठाकर काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शरद पवार के बारे में। शरद पवार जी के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और टीवी में, न्यूज़ में हमेशा हम इनको देखते रहते हैं। तो इन्होंने एनसीपी प्रमुख के पद से नियुक्त इस्तीफा दे दिया है, अपने मतलब रिजाइन दे दिया है इन्होंने। एनसीपी क्या है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके द्वारा ही बनाई गई पार्टी है ये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे ये शरद पवार, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब अपने पद से। और साथ में ही इन्होंने 3 लोगों की एक समिति बनाई है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और सुप्रिया सुले हैं। और अब ये डिसाइड करेंगे कि जो पार्टी की कमान है वो किसके हाथ में होगी, यानी जो एनसीपी का अध्यक्ष है वो किसे चुना जाएगा। शरद पवार जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो कांग्रेस पार्टी से स्टार्ट करा था, और उसके बाद से कई बार ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि 1999 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई, पार्टी का स्थापना किया, जिसका नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या नाम रखा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको हम एनसीपी के नाम से जानते हैं। साथ में ही ये भारत सरकार में कई सारे प्रमुख मंत्री के पद पर रह चुके हैं, जैसे कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, उपभोक्ता मामले के, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी रह चुके हैं ये। ठीक है ना। और ये अपने गठबंधन को, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के पोते थे अरुण गांधी, जिनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। और कहाँ पर निधन हुआ है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 14 अप्रैल 1934 को। और ये गांधी जी के बेटे, जिनका नाम था मणिलाल गांधी, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो सुशीला मशरूवाला, है ना। तो इनके इनके बच्चे थे, जिनका नाम था अरुण गांधी। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अरुण गांधी भारतीय अमेरिकी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, वक्ता थे और लेखक थे, और साथ में अहिंसा के तरीके से और सामाजिक न्याय के तरीके से काम करने के लिए, और इन दोनों को, अहिंसा को और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था रणजीत गुहा, उनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। और इसके बारे में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 29 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनके परिवार में सिर्फ इनकी पत्नी, जिनका नाम है मेचथिल्ड, वो है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 23 मई 1923 में 1923 को बांग्लादेश में हुआ था। और इसके बाद ये कोलकाता आकर बस गए थे। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने सारी अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट करी थी। और उसके बाद 1988 में ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी चले गए थे, और वहाँ से ये रिटायर हो गए थे। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू, प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स रिवॉल्ट इन कॉलोनी इंडिया। ठीक है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, जो जो उस समय के जो किसान थे, औपनिवेशिक भारत के टाइम पर जो किसान थे, उनकी स्थिति क्या थी, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करती है। इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि आपने सेशन को अच्छे से समझा होगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप डेली नॉलेज भी लेना चाहते हैं, ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो लिंक है, वो जो टेलीग्राम के लिंक पर हम अपना सारा कंटेंट और मटेरियल शेयर कर देते हैं, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को शुक्रिया महसूस करती हूँ तहे दिल से आपके लिए। और मेरे साथ प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। और आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 लाइक करिए, और वहाँ तक पहुँचाइए जिनको इस तरीके के कंटेंट या मटेरियल की ज़रूरत है। थैंक यू। फिर से कल मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, और खूब मेहनत करते रहिए।